जैसा हमने देखा, कैंसर पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में होता है। ऑल्दो पुरुषों में ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं में भी होता है। मेरे साथ हैं SGPGI की गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी जो स्त्रीय रोगों से संबंधित विभाग है, उसमें हमारी सीनियर चिकित्सक हैं डॉक्टर दीपा कपूर। उनसे इस बारे में, महिलाओं के कैंसर के बारे में कुछ सवाल करते हैं। डॉक्टर दीपा, ये बताएं कि जो महिलाओं में जनन अंगों से संबंधित कौन कौन से कॉमन कैंसर होते हैं? धन्यवाद डॉक्टर कपूर। जो सबसे कॉमन जनन अंग से संबंधित कैंसर हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी मिलते हैं, तो वो कैंसर सर्विक्स है, जो कि जिसको हम ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं, या बच्चेदानी के मुख का कैंसर कहते हैं। फिर बच्चेदानी का कैंसर होता है, और एक जो अंडाशय होते हैं उनसे उत्पत्तित जो कैंसर होते हैं। ये तीन हमें मुख्य कैंसर मिलते हैं जो कि हमें लेडीज में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर दीपा, ये बताएं कि क्या ये कैंसर, सर्विक्स का जो कैंसर है, वो सिर्फ जो निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं उन्हीं में होता है? ये कैंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न वर्ग की स्त्रियों में ही देखा जाता है या निम्न वर्ग के लोगों में। ये कैंसर सब में देखा जाता है। जो सिटीज़ में रहते हैं उनमें भी होता है, और जो गांव में रहती हैं उनमें भी पाया जाता है। ये सब वर्गों में देखा जा सकता है। कभी कभी हमें ऐसी भी लड़कियां जिनकी की शादी नहीं हुई है, उनको भी उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक भ्रांति है कि सिर्फ निम्न लोगों में होगा, ऐसा होता नहीं है। सर्विक्स का कैंसर जो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, वो सभी वर्गों की स्त्रियों में, सभी आयु की स्त्रियों में होने की संभावना है। तो डॉक्टर दीपा, ये बताएं कि इस कैंसर के अर्ली यानी जल्दी की स्टेज के क्या लक्षण होते हैं, जिससे कि महिलाओं को ये पता चल सके कि शायद उनको ये बीमारी है और वो समय से इसकी जांच करा सकें? हम लोग को कभी कभी तो कुछ अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ अनियमित मासिक आता रहता है, और महिलाएं उसको जो है वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं और दिखाने के लिए आती नहीं है डॉक्टर के पास। तो कभी कभी अनियमित रूप से मासिक पता चला कि महीने में कई दिन 15-20 दिन मासिक हो रहा है और वो दिखाने नहीं आ रही हैं, तो वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा यदि संभोग के बाद खून आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है, जो कि जिसमें महिलाओं को तुरंत एक डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जब एक बारी आपकी रजोनिवृत्ति हो गई है, यानी कि मीनोपॉज हो गया है, यदि उसके बाद कभी भी नीचे से मच्छरदानी के रास्ते से आपको खून आता है या पानी आता है, तो उसमें भी जरूर से डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको जो कि दृष्टिगत कर सकते हैं कि ये कैंसर सर्विक्स हो सकता है। तो जैसा डॉक्टर दीपा ने बताया कि कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि इस बीमारी का अंदेशा लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही लक्षण हो तब ये बीमारी हो। इसलिए इस बीमारी की रोकथाम करना, कैसे उसको रोका जाए या कम किया जाए या उसकी जल्दी पता चल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर दीपा, क्या सरकार की तरफ से ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जिनका महिलाएं फ़ायदा उठा सकती हैं ताकि वो अपना रेगुलर चेकअप करा सकें और इस कैंसर का जल्दी पता चल सके? जी हाँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी और डॉक्टर्स खुद अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ इसके लिए कर रहे हैं। एक तो हम लोग के जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं, उसमें एक पैप्समियर नाम का एक होता है, बहुत छोटी सी जांच होती है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। उसको हर लेडी को, हर स्त्री को कम से कम 3 वर्ष में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, 25 साल की उम्र के बाद से या शादी की उम्र से, और ये 65 साल तक इसको करवाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉक्टर्स को, आशा जितनी होती हैं, आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, और पेरिफेरी में इवन डॉक्टर्स को उन लोगों ने पढ़ाया, मतलब उनको सिखाया है कि एक एस्टिक एसिड होता है 3 to 5%, उसको लगा के अगर स्त्री का वहाँ पे जांच करी जाती है तो देखने में अगर उसमें कोई सफ़ेद सा निशान नज़र आता है तो वो एक खतरे का साइन होता है, और इसको फिर तुरंत वो लोग मतलब उचित डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं, जिससे कि उसका पता चल सके। तो इस तरह से हमको, हमारे पास भी जो भी स्त्री आती है, हम लोग को हमेशा उसकी जांच जरूर करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। सर्विक्स का इतना कॉमन है कि जरूर इसकी सारे डॉक्टरों को जांच जरूर करनी चाहिए जब भी कभी स्त्री किसी वजह से भी आपको दिखाने आए।
और गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सहयोग है हम लोगों को। वो हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि जो गांव-गांव में भी जो भी वर्कर्स हैं उनको इस तरह से हम लोग प्रशिक्षित कर दें कि वो लोग इसको देख सकें। आमतौर से वैक्सीन जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, यानी जो बैक्टीरिया या वायरस से होती हैं, उनको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि आजकल भी पूरा विश्व और हम सब लोग कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ कैंसर भी हैं और उनमें से सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए एक वैक्सीन है। तो डॉक्टर दीपा, इस वैक्सीन के बारे में बताएं कि महिलाओं को कब ये वैक्सीन लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में मूलतः 2 प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल हैं कैंसर सर्विक्स के लिए। एक है बाईवैलेंट वैक्सीन जिसको कि सर्वेरिक्स के नाम से है, और एक क्वाड्रीवैलेंट है जो कि गार्डेसिल के नाम से है। 2 वैक्सीन हैं और इससे हम लोगों को देखा गया है कि इससे काफ़ी हम लोग इसको बचाव कर सकते हैं कैंसर का। तो ये बचपन में बच्चों को 9 वर्ष की उम्र से और 45 वर्ष तक की उम्र की स्त्रियों के लिए हमारे हिंदुस्तान में इसको मान्यता दी गई है। तो जो 9 वर्ष से और 14 वर्ष तक की लड़कियां होती हैं उनको 2 डोज दी जाती है, एक 0 डोज और एक 6 मंथ्स पे डोज 6 महीने पे दी जाती है। और जो 15 से और 45 तक की स्त्रियों को 3 डोज दी जाती हैं, एक 0 दी जाती है, फिर 2 मंथ्स पे देते हैं और गार्डेसिल को, और सर्वेरिक्स जो होती है वो 1 मंथ पे देते हैं। उसके बाद 6 महीने पे उसको रिपीट करना होता है, 3 डोज दी जाती है। लेकिन एक ये बात ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर सर्विक्स से छुटकारा मिल गया या वो उससे पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। जो हम लोग, ये हेल्प जरूर करता है और लड़कियों में अभी देखा जा रहा है कि अच्छी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो उससे फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अगर वैक्सीन लग गई है तब भी आपको पैप्समियर करवाना बहुत बहुत आवश्यक है। हर 3 वर्ष पे 65 साल तक की उम्र के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि वैक्सीन लग गई है तो हमको जो है कैंसर नहीं होगा। तो डॉक्टर पुनीता, ये बताएं कि जो आदमियों में ये ओरल कैविटी यानी मुंह का कैंसर इतना कॉमन है, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो क्या इसका कोई कारण है? एकमात्र जो सबसे मेन कारण है वो है तंबाकू का सेवन, और इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब का सेवन। मगर तंबाकू किसी भी रूप में लिया जाता है, चाहे वो सिगरेट है, बीड़ी है, पान है, पान मसाला है, गुटखा, जर्दा, खैनी, किसी भी रूप में लिया जाए वो हानिकारक है और मुंह का कैंसर के को काफ़ी बढ़ोतरी देता है। इसलिए इसका सेवन जहाँ तक ना किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण से यदि इसका सेवन बंद कर दिया जाए या ना शुरू किया जाए तो मुंह का कैंसर एक तरीके से प्रिवेंटेबल कैंसर कहलाया जा सकता है। मतलब उसको नहीं होगा, ये हम मान के सकते हैं काफ़ी हद तक। तो डॉक्टर पुनीता, ये बताएं कि अगर किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हो गया है तो उसके इलाज की क्या क्या तरीके हैं और उसमें क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम पहले पकड़ लें तो बहुत बेहतर है। यदि नहीं होता तो कभी कभी मरीज आता है, कहते हैं कि हमारे को मुंह में छाला है या कोई घाव है, नासूर है, जो कि हमें दुख रहा है या कई महीनों से वो तंग कर रहा है। तो ऐसे में वो जितनी जल्दी हो सके किसी भी कैंसर विशेषज्ञ के पास जाएं, अपनी जांच कराएं, उसका टुकड़ा जांच या सुई की जांच करा के देखें। अगर उसमें वो पकड़ में आता है तो बिना विलंब करे ऐसे संस्थान में जाएं जहां पर कि सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह के कैंसर्स में अक्सर हमें सर्जरी, जो शल्य चिकित्सा है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी विकिरण चिकित्सा जिसे बोलते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी या आम भाषा में सिकाई या बिजली बोलते हैं वो, और नहीं तो फिर कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन, इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले मेन इलाज इसका रहता है कि सर्जरी हो जाए। छोटी बीमारी है, केवल सर्जरी हो जाए तो उसके अलावा शायद और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। बड़ी अगर बीमारी होती है तो हमें विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी का सहारा भी लेना पड़ सकता है और कीमोथेरेपी का सहारा भी लेना पड़ सकता है। अगर बहुत छोटी बीमारी है तो हमारे पास ऐसे भी यंत्र होते हैं जिसमें कि अंदर थोड़ी देर के लिए सिकाई दी जाती है और उसको निकाल के फिर भी ठीक किया जा सकता है।
तो इलाज कई है, संभव है, लेकिन पूर्ण इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है। हिमेटोलॉजी वो विभाग होता है जो खून से संबंधित बीमारियों का, तरह तरह की जो खून से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज करता है। तो डॉक्टर सोनिया ये बताएं कि बच्चों में और जो युवा हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनमें कॉमन कैंसर क्या है? बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर, जिसे अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या ALL कहते हैं। जितने भी बच्चों में ब्लड कैंसर्स होते हैं, लगभग 34% ALL होता है। और इसके अलावा बच्चों में ब्रेन के या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के भी कैंसर्स कॉमन होते हैं। और इसके बाद एक और किस्म का ब्लड कैंसर होता है जिसे लिम्फोमा कहते हैं। वो भी लगभग 11% ब्लड जो कैंसर्स होते बच्चों में, उनमें ये पाया जाता है। किसी भी माता पिता के लिए ये बहुत ही एक बड़ी दुख की घड़ी हो सकती है कि उनके बच्चे को कैंसर का डायग्नोसिस हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन पेरेंट्स को बच्चे जब डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाएंगे तो इन बच्चों का आप कैसे इलाज करते हैं? पहली चीज, एकदम निराशा नहीं पकड़नी चाहिए, एक उम्मीद रखना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर हम ठीक तरीके से इसका इलाज कराएंगे तो लगभग 80% चांस है कि केवल दवा से ही मेरा बच्चा क्योर हो जाएगा। इसमें ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और कीमोथेरेपी से ही क्योर हो जाने की संभावना होती है। और इसमें जो कीमोथेरेपी है वो लंबी चलती है, लगभग 2.5 से 3 साल चलती है। और पहले बहुत इंटेंसिव होती है कीमोथेरेपी, तेज दवाएं दी जाती है पहले 3 महीने के लिए, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो कीमोथेरेपी हल्की हो जाती है और अंत में लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल का इसमें हल्की कीमोथेरेपी का मेंटेनेंस होता है। पूरी कीमोथेरेपी करानी जरूरी है क्योंकि ये ऐसा कैंसर है, जैसे मैंने बताया है, कि कैंसर की दवाओं से जड़ से उखड़ सकता है। तो जैसा डॉक्टर सोनिया ने बताया कि ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स जो बच्चों या युवा लोगों में होते हैं उनका इलाज मेनली कीमोथेरेपी के ज़रिए किया जाता है। डॉक्टर सोनिया, एक और शब्द हमारे दर्शक शायद अखबार में या मीडिया में पढ़ते होंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका ब्लड कैंसर में क्या रोल है? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक इलाज है जो क्यूरेटिव होता है ब्लड कैंसर्स के लिए। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूं कि बच्चों का ब्लड कैंसर यानी ALL कीमोथेरेपी से, कैंसर की दवाओं से ही क्यूरेटिव है। पर कुछ मरीज जिनमें ALL वाले, जिनमें बीमारी वापस आती है, या और टाइप के ब्लड कैंसर्स जैसे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इस इलाज में मोटा मोटा ये होता है कि हम मरीज का अपना बोन मैरो खत्म कर देते हैं तेज दवाएं देके, और उसके बाद हम उसको बाहर से बोन मैरो देते हैं जो वापस पूरा ब्लड बनाता है शरीर में। पर इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि अब हमें डोनर से, जिससे हम बोन मैरो लेते हैं, अब बोन मैरो लेने की हड्डी में जाके बोन मैरो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको 5 दिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे बोन मैरो में जो मदर सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, वो ब्लड में आ जाते हैं, डोनर के ब्लड में, और हम ब्लड से उन स्टेम सेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वापस जो पीड़ित मरीज है, ब्लड कैंसर का मरीज है, उसको भी हम ब्लड के दौरान वापस दे देते हैं। तो इस पूरे इलाज में कोई भी काटपीट या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए आजकल जब जरूरत पड़ती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, ज्यादातर लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई काटपीट की जरूरत और जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल। डॉक्टर गौरव, क्या ये सही है कि इस समय भारत में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। स्त्रियों में सबसे आम कैंसर भारतवर्ष में ब्रेस्ट कैंसर है, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में यही स्थिति है।
और अगर आज के दिन में हम पूरी भारतीय पॉपुलेशन को देखें, मेन और वुमेन को साथ में भी, तो भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर हो गया है अब हमारे देश में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या इसके अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस, कैसे एक महिला ये अंदेशा लगाए कि क्या उसको ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है या हो गया है। आमतौर पे स्तन कैंसर 35 वर्ष से पहले की यंगर एज में नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता। उसका होने की संभावना कम है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये संभावना बढ़ती है। तो किसी महिला जिसकी उम्र जैसे कहें कि 35-40 वर्ष या उससे ऊपर की है, उसको एक दर्द रहित गांठ अगर महसूस होती है तो ये कैंसर की प्रारंभिक अवस्था हो सकती है। स्तन में गांठ के अलावा कांख में, बगल में यानी आर्मपिट में कोई गांठ बनती है, साथ में अगर उसके स्तन में भी गांठ है, स्तन के सतह पे, त्वचा पे कोई खुरदरापन, लाली, डिस्कलरेशन, ये अगर दिखता है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। निपल के शेप में कोई अचानक कोई परिवर्तन आना, यानी कि निपल का अंदर की तरफ धंसना या उसका एक तरफ को खिंच जाना, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि निपल पे अल्सर बन जाए जो ठीक ना हो रहा हो। ये भी सभी कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है और लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि स्तन पे कोई अल्सर का बनना जो ठीक ना हो रहा हो, निपल से कुछ रिसाव, कोई द्रव का रिसाव, खासकर यदि उसमें खून आ रहा है, खून या खून से मिश्रित पानी आ रहा है, तो ये इस कैंसर का लक्षण हो सकता है। और अगर इस लेवल पे, इस स्टेज पे भी अगर कैंसर की डायग्नोसिस ना हो पाए और उसका ट्रीटमेंट ना शुरू हो जाए, तो कैंसर फैल के शरीर के अन्य अंगों को भी ग्रसित कर सकता है। और खांसी के साथ बलगम में खून, फेफड़ों में बीमारी के फैलने की वजह से हो सकता है। अगर हड्डियों में फैलाव हो, हड्डियों में दर्द, ये हो सकता है। अगर फैलाव लिवर में, जिगर में हो तो पीलिया हो सकता है, या भूख लगना कम हो जाता है, वज़न कम हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं, लेकिन ये एडवांस स्टेज के कैंसर के लक्षण हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में और विश्व भर में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है। अगर किसी परिवार में किसी एक महिला को जो आपसे संबंधित हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या दूसरा कोई कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क ज़्यादा है। तो डॉक्टर गौरव, ये बताएं कि महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डायग्नोसिस के लिए क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है? इसको प्रारंभिक अवस्था में डिटेक्शन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में बात किया जाना ज़रूरी है। अभी हम लोग ने बात की अवेयरनेस और प्रारंभिक अवस्था में क्या लक्षण हो सकते हैं उनके बारे में। तो ये जागरूकता समाज में हो कि स्तन कैंसर एक आम कैंसर है, किसी को भी हो सकता है, और उसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, जिसकी सहायता से महिलाएं स्वयं से अगर कोई बदलाव, कोई गांठ, कुछ ऐसी समस्या अपने आप से डिटेक्ट करती हैं तो समय रहते उसका इलाज करा पाएं। लेकिन जो दूसरा एक अहम स्ट्रैटेजी है जो कि स्तन कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में डिटेक्ट करने में मददगार है, वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी बीमारी को बिना किसी लक्षण के हुए डिटेक्ट करने में सक्षम है। जैसे उदाहरण के तौर पे यह सलाह दी जाती है कि 40 वर्ष की अवस्था के बाद हर इंसान को, हर पुरुष स्त्री को साल में एक बार अपनी शारीरिक जांच करानी चाहिए, जैसे कि उसमें ब्लड प्रेशर की जांच हो, खून में शुगर की जांच हो, जिससे कि यदि किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो उसकी जानकारी मिल पाए और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो पाए। इसी प्रकार किसी महिला को जिसको स्तन में कोई गांठ ना महसूस हो रही हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या न महसूस हो रही हो, फिर भी 40 वर्ष की अवस्था के बाद से वो साल में एक बार एक डॉक्टर से अपनी जांच कराए। वो डॉक्टर शायद उसकी स्तन की मेमोग्राफी यानी एक खास प्रकार का एक्सरे भी करेगा। ये है स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट। इसके मदद से ऐसे स्टेज पे कैंसर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है जबकि वो ट्यूमर बहुत ही छोटा है और जब उसको क्योर कर दिया जाए। सरकार, भारत सरकार
स्तन कैंसर और तमाम और कॉमन कैंसर जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, मुख का कैंसर, इसके बारे में स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रही है। पूरे भारतवर्ष में ये संभावना आज के दिन में है कि कोई भी महिला जिसको जो चाहे वो एक सरकारी अस्पताल में जा कर के अपने लिए कैंसर की स्क्रीनिंग करा सकती है। साथ ही पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक स्टेज में सरकार ने लगभग 100 जिलों में इसको रोल आउट कर दिया है, जहां आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको ट्रेन किया गया है जो घर घर जाकर के महिलाओं को उनकी जांच करती हैं, और अगर उनको कोई ऐसी आशंका नज़र आती है कि किसी एक महिला को कैंसर हो सकता है तो उसे फिर वो सरकारी अस्पताल लेके जाती हैं, जिला अस्पताल लेके जाती हैं, और वहाँ उनकी जांच होती है और ज़रूरत होने पर इलाज किया जाता है। यदि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है, तो अक्सर हमारे डॉक्टर्स ने ये देखा है कि कुछ महिलाएं, ख़ासतौर से जो युवा महिलाएं हैं, वो इस डर से कि इस बीमारी के इलाज के लिए मेरा पूरा ब्रेस्ट या पूरा स्तन ऑपरेशन से निकाल दिया जाएगा और मेरे शरीर का जो अपीयरेंस है, जो छवि है, वो ख़राब हो जाएगी, वो अपना इलाज कराने नहीं जाती हैं। तो डॉक्टर गौरव, क्या ये ज़रूरी है कि हर मरीज़ को जिसको ब्रेस्ट कैंसर है उस महिला का पूरा स्तन निकालना ज़रूरी है? यदि समय रहते प्रारंभिक अवस्था में निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो लगभग 70-80% महिलाओं का स्तन बचाया जा सकता है, और आज के दिन में हम लोग ये कर पा रहे हैं। वो सभी महिलाएं जिनको फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है, उनमें स्तन को बचा के सिर्फ ट्यूमर को निकाल के और रेडिएशन थेरेपी दे करके वही नतीजा प्राप्त किया जा सकता है जो कि पूरे स्तन को ऑपरेशन द्वारा निकाल के मिलता है। तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि ज़्यादातर महिलाओं को स्तन से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, उनके स्तन को बचा करके भी उनके कैंसर को क्योर किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली यदि कैंसर ऐसी अवस्था पे जाके डायग्नोज हो जहाँ की ट्यूमर का साइज़ बढ़ चुका है, ट्यूमर ज़्यादा एडवांस स्टेज में है, वहाँ पर उस स्टेज में जाकर के स्तन को बचा पाना सिर्फ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करके, यानी छोटी सर्जरी करके क्योर कर पाना शायद उतना संभव नहीं है जितना प्रारंभिक अवस्था में है। मेरे साथ हैं संस्थान के रेडियोथेरेपी विभाग, जो बिजली या सिकाई जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उससे कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं, उस विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज रस्तोगी। क्योंकि कैंसर का इलाज सर्जरी तो है ही है, सर्जरी के साथ इसका और इलाज रेडियोथेरेपी दी जाती है जो सिकाई कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, और साथ में कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी के अलावा एक और है इम्यूनोथेरेपी होती है। ये चीज़ें, 4 चीज़ें मिला के कैंसर का पूर्ण इलाज होता है। कैंसर ही अपने आप में ही एक ऐसी बीमारी है जो भय, डर और आशंका मन में ला देती है, और फिर उसके इलाज के बारे में सोचना, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम बिजली लगवाएंगे या कीमोथेरेपी लेंगे तो उससे बहुत नुकसान होगा, और इस डर से वो अपना इलाज पूरा नहीं कराते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये डर सही हैं? इस बारे में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे अगर किसी को रेडियोथेरेपी दी गई है तो जिस हिस्से में रेडियोथेरेपी दी गई है उस हिस्से में बाल चले जाते हैं, उस हिस्से की स्किन हल्की सी काली पड़ सकती है। और जैसे कीमोथेरेपी दी गई, कीमोथेरेपी से दूसरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि उसको उल्टी आना, बालों का गिर जाना, दस्त को होना। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत सी दवाइयां हैं जिससे कि उनको रोका जा सकता है, और रेडियोथेरेपी की नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट या उसके जो अदर सिम्टम्स, लक्षण कम से कम हो जाते हैं। मेरे साथ हैं संस्थान की एक सीनियर सर्जन डॉक्टर अनु बिहारी, जिन्होंने गॉल ब्लैडर कैंसर पर बहुत शोध किया है। दुर्भाग्यवश गॉल ब्लैडर कैंसर के जल्दी पकड़ में आए ऐसे करके लक्षण नहीं हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब तक मरीज को लक्षण होते हैं तब तक कैंसर एक्चुअली बढ़ चुका होता है, और हम कैंसर को जल्दी तब भी पकड़ पाते हैं जब हम
गॉल स्टोन जो कि गॉल ब्लैडर की पत्थरी जो है उसका ऑपरेशन करते हैं और गॉल ब्लैडर को हम पैथोलॉजी की जांच, जिसको आप बायोप्सी कहें, के लिए भेजते हैं। और उसमें अगर कैंसर पकड़ा जाता है तभी वो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। तो लक्षण के आधार पर हम गॉल ब्लैडर कैंसर को जल्दी नहीं पकड़ सकते, पर मैं कहूँगी कि जिनकी भी गॉल ब्लैडर में पत्थरी आती है और ऑपरेशन वो कहीं प्राइवेट में भी कराते हैं, किसी छोटे नर्सिंग होम में भी कराते हैं, तो डॉक्टर से हमेशा बल्कि इंसिस्ट करें कि हमारा गॉल ब्लैडर जांच के लिए भेजें, ताकि अगर उसके अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर आता है तो हम उसको जल्दी से उसका सही इलाज कर सकें। पुरुषों में मुंह का कैंसर, जो तंबाकू खाने या चबाने की वजह से होता है, सबसे कॉमन कैंसर है हमारे देश में। लेकिन उसके बाद नंबर आता है लंग यानी फेफड़े के कैंसर का। और इस कैंसर के बारे में हमें जानकारी देने के लिए मेरे साथ संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन वो विभाग है जो फेफड़े से संबंधित बीमारियों का न सिर्फ कैंसर बल्कि बाकी बीमारियों का भी इलाज करता है, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर जिया हाशिम। सबसे कॉमन पाए जाने वाले लक्षण हैं उनमें तो एक खांसी का लगातार बने रहना, दूसरी बात वज़न में कमी या भूख में कमी, इसके साथ कोई कहीं पे कोई गांठ का पाया जाना, ये, और अक्सर जो है देखा जाता है कि खांसी के अंदर खून का आना, तो ये एक कॉमन लक्षण है जो कि देखे जाते हैं इसमें। ऐसा क्यों है कि फेफड़े का कैंसर और अंगों के कैंसर के मुकाबले में हमारे देश में इतना ज़्यादा है? इसका क्या कारण है? ज़्यादातर जो स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारे देश में जो है स्मोकिंग कई तरीके से की जाती है, जिसमें कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, और ये काफ़ी जगह गांवों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके कारण जो है वो कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कैंसर जो है काफ़ी रिलेटेड है इस चीज़ से, स्मोकिंग से। और दूसरा कारण जो है वो पॉल्यूशन भी जो है, पॉल्यूशन का बढ़ता हुआ स्तर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट का कारण है इसका। जैसे डॉक्टर जिया ने बताया कि स्मोकिंग चाहे वो किसी भी रूप में हो, सिगरेट, बीड़ी या हुक्का, वो लंग यानी फेफड़े के कैंसर का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बुरी आदतों से बचा जाए ताकि फेफड़े के कैंसर के रिस्क को, और स्मोकिंग का न सिर्फ फेफड़े के बल्कि और अंगों के कैंसर के होने में भी काफ़ी योगदान है। इसलिए इस बुरी आदत से बचने से हम अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को भी कैंसर के रिस्क से बचा सकते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने